जी अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शेयर हो रही है भाई? स्क्रीन नजर आ रही है? कैफ 2 लेक्चर 23। अब आप हजरात जो पहला पेज निकाल लें जी, इसका पहली डेफिनेशन है जी, डेफिनेशन ऑफ टैक्स। टैक्स इज ए कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का शेयर कलेक्ट किया जाता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हों जैसे कंपनीज, उनका शेयर कलेक्ट किया जाता है। कौन सा शेयर? उनकी इनकम का कुछ हिस्सा। इंडिविजुअल्स, एओपीज, कंपनीज जो हैं वो बना रही हों, कुछ ना कुछ बना रही हों, बेच रही हों, सर्विसेज दे रही हों, तो वो जो इनकम कमाते हैं उनकी इनकम का कुछ हिस्सा वो हुकूमत को शेयर करते हैं। जैसे आपको पता है, हम इनकम प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, तो जो इनकम आती थी उसका कुछ हिस्सा दे देते थे टैक्स के तौर पे हुकूमत को। पेज नंबर 1 है सईद बुक का। तो टैक्स इज कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इनकम बाय गवर्नमेंट अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ का ये मतलब है कि ये लोग शौक से टैक्स देते हैं या फिर लॉ की अथॉरिटी के अंदर रहते हो, तो लॉ ने अथॉरिटी बनाई हुई है और उसके अंदर रहते हुए आपको टैक्स देना पड़ता है। पॉइंट 2, टैक्स इज यूज बाय गवर्नमेंट। टैक्स हुकूमत इस्तेमाल करती है फॉर इंक्रीजिंग रेवेन्यू। इससे हुकूमत का अपना रेवेन्यू बढ़ता है, तो हुकूमत को पैसे आते हैं। और पीडीएफ सेंड कर दी है ग्रुप में भाई, पीडीएफ सेंड कर दी है आईफोन बुक में, वो ग्रुप में। तो टैक्स इज, जाहिद ग्रुप में अवेलेबल है, चेक कर लो। टैक्स इज यूज बाय गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग रेवेन्यू अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ की अथॉरिटी में रहते हुए, टू प्रोमोट वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन फॉर इट्स सिटीजन। ये जो पैसा इकट्ठा होगा इससे लोगों की वेलफेयर होगी और लोगों को हुकूमत हिफाजत दे सकेगी। अच्छा, सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है टैक्स का, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है टैक्स का, जो सबसे बड़ा मकसद है टैक्स का, डेट इज रेवेन्यू जनरेशन। हुकूमत के पास क्या इकट्ठा हो? पैसा। अब हमारी आज की डिस्कशन ये है कि क्या हुकूमत रेवेन्यू कमाने के अलावा भी कोई मकसद रख सकती है? जी बिल्कुल। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्स के नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। भाई अगर साउंड प्रॉब्लम आ रहा है तो यूट्यूब पे ले लीजिएगा, मेरे एंड से तो कोई इशू नहीं है। जिनको साउंड प्रॉब्लम नहीं आ रहा वो जरा ओके कर दें, ये ओके चल रहा है, सही चल रहा है। तो ये इंटरनेट का मसला होगा, तो आपके एंड पे लैग आ रहा है। 14-15 लोगों ने ओके कर दिया है, ओके शुक्रिया यार, बस ठीक है। अच्छा, मेन पर्पस ऑफ टैक्स इज टू कलेक्ट रेवेन्यू। टैक्स का मेन मकसद बच्चों क्या है? रेवेन्यू इकट्ठा करना फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लगाती है टैक्स ये मकासद रख के। तो गवर्नमेंट ये मकसद सोच के टैक्स लगाती है, वो मकासद क्या है? टू कलेक्ट रेवेन्यू, ताकि हुकूमत लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करे। टू रन एंड एडमिनिस्टर गवर्नमेंट, ताकि हुकूमत अपने कामों को चला सके। नंबर 2, टैक्स इज अ टूल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट्स पॉलिसीज। टैक्स एक टूल है जिसके जरिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है। टैक्स एक टूल है जी। वीडियोस ऑफ कर दें, ये बार बार आ रहा है, प्लीज वीडियो अपनी ऑफ कर दें या कैमरे का रुख उधर कर दें, किसी दीवार नजर आ रही हो। टैक्स इज टूल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट्स पॉलिसी। यार इम्प्लीमेंटिंग की स्पेलिंग सही है गलत है? इम्प्लांटिंग, ओके सॉरी, मैंने समझा इम्प्लांटिंग। टैक्स इज अ टूल फॉर इम्प्लांटिंग इट्स पॉलिसीज। नहीं, वो नॉन इम्प्लीमेंट नहीं है, इम्प्लांटिंग है। तो टैक्स एक टूल के तौर पे यूज होता है जिससे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को इम्प्लांट करती है, यानी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को लगाती है उसके जरिए। फिर हमारी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू क्यों नहीं है? भाई ये तो भी फिर अब डिस्कस कर लेंगे बाद में एंड पे। अभी तो इस वक्त इसको पढ़ लो जो हम पहले सिलेबस कवर करना चाह रहे हैं। बाकी हमारी हुकूमत की क्या चल रहा है अभी, ये तो अभी डिस्कशन शुरू होगी तो फिर ये चैप्टर तो साइड पे रह जाएगा। टैक्सेस ड्यूज, अब कमेंट शुरू हो गए हैं कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जा कहाँ रहा है। भाई अभी इस वक्त चैप्टर पढ़ो अपना, सिर्फ फोकस करो जो बात इस वक्त चल रही है। बाकी हुकूमत के ऊपर डिबेट करनी है वो क्लास के बाद। टैक्स इज ए टूल फॉर इम्प्लांटिंग इट्स पॉलिसीज एंड टैक्स इज यूज फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ये है कि टैक्स का पैसा गवर्नमेंट अमीरों से लेकर गरीबों को देती है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की रिफाहे आमा का काम करती है। ठीक है, शुक्रिया जी। इम्प्लांट का मतलब नाफिज करना। इन एडिशन टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस फाइनेंस करने के अलावा
टैक्स यूज होता है एज अ टूल, एक आले के तौर पे, टू कैरी आउट नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जी ये असल में ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये जो तीन लाइनें थी ना, यहाँ पे वो जरा तमहीद बांध रहा था कि मैं बात करने क्या लगा हूं। अब ये 12 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका मकसद ये है कि रेवेन्यू के अलावा गवर्नमेंट को कोई फायदा पहुंचे। अब एक बात तो पक्की है कि टैक्स लगाने से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है। जब टैक्स लगाने से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है जी हुरैरा वॉइस प्रॉब्लम, अभी 15-16 लोगों ने बताया कि उनके एंड पे नहीं आ रही। तो अब इसका हल फिर ये है कि मेरे एंड से वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, वरना बाकी लोगों को भी आ रही होती। तो इसका हल ये है कि यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड होगा, आप वहां से ले लीजिएगा। ओके। पहला मकसद जी, पहला मकसद जो है वो ये है, गवर्नमेंट कैन इनकरेज, गवर्नमेंट इनकरेज करती है, क्या इनकरेज करती है? गवर्नमेंट कैन इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन गुड्स। ऊपर वाले तीन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव नहीं है आसिम। वो ऊपर वाले जो तीन है वो तमहीद बांध रहे हैं, क्योंकि पहला तो उसमें उसने रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव लिखा है, अगले दो तो दूसरे लिखे हैं। जी एहतशाम, लेक्चर अपलोड हो जाएगा 4:30 पौने 5 इधर से जाएगा, अपलोड होगा मेरे घर से, फिर उधर डाउनलोड होगा, और डाउनलोड होने के बाद फिर यूट्यूब पे अपलोड होगा। इसमें जितना टाइम लगेगा वही लगेगा। अच्छा अब पढ़ाने दो यार, बस कर दो यार। गवर्नमेंट कैन इन, सादा सी बातें हम ऐसे प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। गवर्नमेंट कैन इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एग्जेम्पशंस। तो आपको मैंने क्लास में बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में माफ है। तो इस वजह से होता यह है कि अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी पाकिस्तान में करें तो इसकी वजह से सर्टन गुड्स की प्रमोशन होती है, और लोग खुशी से एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं, क्योंकि उनको पता है इस पर टैक्स नहीं देना। नंबर टू, बाय चार्जिंग हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट्स गवर्नमेंट कैन इनकरेज लोकल परचेज। आपको पता होगा इंपोर्टेड गाड़ियां जो बाहर के मुल्कों से आती हैं, और कुछ और चीजें होती हैं ऐसी, जिनके ऊपर जो है हुकूमत ने टैक्स रेट काफी बढ़ाए हुए हैं। अब इंपोर्टेड चॉकलेट्स, इंपोर्टेड चीजें भी महंगी मिलती हैं। तो अब ये जो सारी चीजें हैं ये महंगी मिल रही हैं, इट मींस के इंपोर्टेड हैं। इससे होगा क्या, इंपोर्टेड चीजें जब महंगी मिलेंगी तो लोग लोकल मार्केट से चीजें परचेज करना पसंद करेंगे। नंबर थ्री, टैक्सेस कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। टैक्सेस को यूज किया जाता है वेल्थ में इन इक्वालिटीज रिमूव करने के लिए। वो बात तो बड़ी इजीली पहले कवर हो गई कि टैक्स अमीर लोगों से लेके गरीबों में बांटा जाता है। जी जाहिद, बिल्कुल आपने सही कहा है। जी उमैर, आप चैट की स्क्रीन को डाउन कर दो, चैट तो बंद हो सकती है मेरे ख्याल से। और बाकी लोग मैसेज भी ना करें, जब मैं पूछूं तभी मैसेज करें। नंबर फोर, टैक्स प्रिवेंट्स वेल्थ बीइंग कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स ऑफ रिच। टैक्स का फायदा ये होता है कि अमीरों के पास पैसा नहीं रहता, वो गरीबों के पास चला जाता है। अमीर पैसा देते हैं, इससे गरीबों के पास जाता है। अब ये बहस इस वक्त मत करें कि गवर्नमेंट हमारी देती है नहीं देती है, ये तो बहस अभी नहीं, अभी हम इसको नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स बस पढ़ रहे हैं, क्या होना चाहिए आइडियली। नेक्स्ट, दो दो थ्रू टैक्स गवर्नमेंट कैन इनकाउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। टैक्स के जरिए गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो इनकाउंटर करती है। अब कैसे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इनकाउंटर करती है? अगर किसी जगह इन्फ्लेशन हो रही हो, चीजें महंगी हो रही हों, तो गवर्नमेंट अगर थोड़ी हिम्मत करे तो दुकानदारों को ये कह सकती है, बेटा आप जो है, आपके ऊपर हम टैक्स कम लगा देंगे, आप जूते बेचो, आप जो है फला चीज बेचो, आप पे टैक्स हम कम लगा देंगे। इससे वो लोग खुश होंगे, वो कहेंगे ठीक है हम भी फिर कस्टमर को सस्ती चीज बेच देते हैं। तो थ्रू टैक्स गवर्नमेंट कैन इनकाउंटर द इन्फ्लेशन। तो अगर महंगाई बहुत बढ़ रही हो किसी जगह, तो गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स पर टैक्स रेट कम करके दुकानदारों को रिलीफ दे सकती है। इससे दुकानदारों को यह फायदा होगा कि उनको टैक्स कम देना पड़ेगा, तो वो कस्टमर को भी सस्ती चीज बेचने को तैयार होंगे। नेक्स्ट, एंड डिप्रेशन। और बिला वजह कई जगह कोई चीजें जो है वो मार्केट में जो है वो कुछ सस्ती होती हैं, डिप्रेशन आ जाते हैं मार्केट में, तो वहां टैक्स रेट्स को यूज करते हुए आप जो है वो उनकी प्राइसेस को एक स्टेबिलिटी पे भी ला सकते हैं। यानी किसी जगह डिप्रेशन है, प्राइसेस बहुत कम हो गई हैं चीजों की, तो वहां पे जो है वो आप टैक्स थोड़ा रेट बढ़ाकर उसको अच्छी प्राइस के ऊपर ला सकते हैं। ऐसा तो बहुत रेयर होता है। आगे पॉइंट 6, टू प्रोमोट साइंस एंड इन्वेंशन।
ठीक है, जाहिर बात है जो गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा होगा वो साइंस में लगाएगी, इन्वेंशन में, एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में और सारी चीजों में। ये जो पॉलिसीज के आपने नाम लिखे हैं, ये इस वक्त तो हमारे यहाँ किताब के स्कोप में नहीं है। अब अगर ये मैं अल्फाज बोलूंगा तो वो फिर बच्चे सवाल भी पूछेंगे ये क्या चीजें हैं, हमें रिवाइज करा दें। तो फिलहाल इसी के हद तक रहें, कल आप कॉलेज में पूछ लीजिएगा। अच्छा, उमेर भाई आप टिक टुक जो बार बार कर रहे हैं ना, और शाजिफ प्लीज ये फिर मीटिंग से रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, इट कैन बी यूज टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। इस टैक्स को यूज किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट अब्रॉड को डिस्करेज करने के लिए। इन्वेस्टमेंट अब्रॉड को डिस्करेज कैसे किया जा सकता है, इसकी एक मिसाल लिखें छोटी सी। आपके पास अगर बुक नहीं है, बुक तो मैंने कहा था ले लें, अभी भी नहीं ली। अगर आपके पास बुक नहीं है तो रजिस्टर पे लिख लें, वरना बुक पे लिख लें। इट कैन बी यूज टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। लिखें, चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में प्लांट लगाने पे टैक्स माफ होता है। चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे पाकिस्तान में प्लांट इंस्टॉल करने से टैक्स माफ होता है। आप बता दें, अगर आप बाहर के मुल्क में प्लांट इंस्टॉल करेंगे तो फिर तो हुकूमत कोई टैक्स माफ नहीं करेगी, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में प्लांट इंस्टॉल करते हैं, टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उनको हुकूमत कुछ टैक्स क्या कर देगी, माफ कर देगी। तो ये एक फायदा होगा। आगे चले जी। क्लियर हो गया? दो तीन लोग सी लिखते हैं अगर क्लियर हो गया। चलें जी आगे। आ, बस ठीक है, ओके, क्लियर क्लियर, ठीक है, शुक्रिया भाई। बस दो चार लोगों से फीडबैक लेना होता है। नेक्स्ट। ठीक है भाई, ठीक है, बस लिखना बंद कर दें। नंबर 8, टैक्स कैन बी यूज एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। अच्छा, ये पॉइंट भी एक आसान सा है, लेकिन क्लास के बाद आके मेरा पास का तजर्बा ये रहा है कि इस पॉइंट के बारे में आके लोग सबसे ज्यादा जो है वो पूछते हैं। तो इस पॉइंट के बारे में आप पहले समझ लें, फिर मैं आपको उर्दू में लिखवा देता हूँ। कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनसे हमारी ट्रेड वगैरह ज्यादा है, या जिनसे हमारा बिजनेस ज्यादा है, जैसे चाइना है या और कोई मुल्क हैं। अब वहां हम टैक्स को एक टूल के तौर पे, एक, जी जी रिकॉर्डिंग आएगी, टैक्स को एक टूल के तौर पे यूज करके हम जो है वो क्या करते हैं, ट्रेड नेगोशिएशन में हेल्प आउट करते हैं। कैसे? जैसे बाहर के मुल्क से कोई हमारे मुल्क में आके चीजें बेचना चाहे, या हमारे मुल्क से बाहर के मुल्क में जाके चीजें बेचना चाहे, तो दोनों कंट्रीज मुल्की लेवल पे बैठ के ये एग्री कर लेते हैं कि हमारे बंदे उधर आएंगे, आप कम टैक्स लेना, और तुम्हारे बंदे हमारे पास आएंगे, हम कम टैक्स ले लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज बार्गेनिंग टूल। ये टैक्स एक बार्गेनिंग टूल होता है, यानी जब निगोसिएशन हो रही हो और बाहर के लोगों को यहां बुलाना हो या हमारी चीजों को बाहर के मुल्क में बेचना हो, तो इस ट्रेंड को इनकरेज करने के लिए टैक्स को सामने रखा जाता है और टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, यानी टैक्स रिड्यूस कर दिया जाता है, ताकि बाहर के लोगों का पाकिस्तान में आना और पाकिस्तान के लोगों का बाहर जाके कारोबार करना आसान हो जाए। क्लियर? सी लिखने, क्लियर? तो टैक्स एक टूल के तौर पे यूज होता है बार्गेन करते हुए, जब ट्रेडिंग होनी हो दो मुल्कों के दरमियान। अब बार बार आके बच्चे इसको क्लास के बाद पूछते हैं, तो मैं फाइनली इसकी बस एक उर्दू लिखवा रहा हूं, वो लिख लें। दो मुल्क मुल्की लेवल पर, दो मुल्क मुल्की लेवल पर ये एग्री कर लेते हैं कि हम एक दूसरे से टैक्स कम लेंगे। अगर हमारे बंदे इधर उधर गए, यानी उधर वाले इधर आए, इधर वाले उधर गए।
अच्छा, तो उमर बात आसान सी है, वेरी सिंपल, दोबारा सुन लो। जिन दो मुल्कों में आपस में ट्रेडिंग ज्यादा होती है, चीजों का खरीदना बेचना ज्यादा होता है, जैसे चाइना मिसाल ले लो, तो वो लोग मुल्की लेवल पर ट्रेड नेगोशिएशन कर लेते हैं कि आपके बंदे हमारी तरफ आए। देखें, ये वॉइस लैग का इशू नहीं आ रहा 90% लोगों को। जिनके एंड पे नेट का इशू है शायद उन्हीं को आ रहा है, अभी मैंने पूछ भी लिया है। अब हल इसका ये है कि बार बार रिपीट तो नहीं मैं करूंगा, वो तो लेक्चर ही 1 घंटे का 2 घंटे पे चला जाएगा, इसको फिर यूट्यूब पे सुन लीजिएगा जब शाम को अपलोड होगा। अच्छा, बेहतरीन चल रहा है, लिख दिया स्टूडेंट्स ने, नो वॉइस इशू। अच्छा, तो दो मुल्क पेज नंबर 1 है बुक का। दो मुल्क मुल्की लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर एक दूसरे से एग्री कर लेते हैं, हमारे बंदे आपकी तरफ जाएंगे, आपके बंदे हमारी तरफ आएंगे, तो इन दोनों सूरतों के अंदर जो है वो हम एक दूसरे को टैक्स कम कर देंगे। तो इसको कहते हैं फिर टैक्स एक बारगेन करने के लिए दो मुल्कों के दरमियान एक टूल के तौर पे हेल्प आउट कर देता है। तो ये बात की है मैंने। अगला जी, टैक्स लॉस कैन बी यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। इसकी मिसाल तो हमने अदर सोर्स के चैप्टर में पढ़ी है। अदर सोर्स का चैप्टर कहता है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करो। इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने का मतलब यह है कि दो लोग आपस में अगर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो इन ट्रांजैक्शंस को आपस में जब ये दो लोग करें, तो वो दो लोग ट्रांजैक्शन करते हुए ऐसे रूट से करें कि हुकूमत को चेक करना आसान हो। इसके लिए अदर सोर्स के चैप्टर में पढ़ा था कि एक दूसरे को लोन या गिफ्ट दिया जाए तो क्रॉस चेक और बैंकिंग चैनल यूज किया जाए। अगर वैसे ही कैश में पकड़ा देंगे ब्रीफ केस में डाल के, तो फिर तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए टैक्स लॉ को हमने यूज किया है। टैक्स लॉ हमें हेल्प कर देता है इस बात में कि एक दूसरे के दरमियान जो ट्रांजैक्शन हो रही है, उसको टैक्स लॉ ने फोर्सफुली कह दिया कि थ्रू बैंकिंग चैनल्स करो, क्रॉस चेक से करो, उस ट्रांजैक्शन को कैश में ना करो। तो टैक्स लॉ ने तो हमें हेल्प कर दिया इसके अंदर। और अगर ये टैक्स लॉ में ये ना डाला जाता तो फिर लोग तो वैसे ही ट्रांजेक्शन्स करते रहते। और ऐसे ट्रांजेक्शन करने का नुकसान अब लोगों को क्या हो रहा है, अगर वो टैक्स लॉ को वायलेट करते हुए बैंकिंग चैनल से ट्रांजेक्शन नहीं करते तो गिफ्ट्स बेचारे इनकम में चले जाते हैं। हालांकि नॉर्मल हालात में तो गिफ्ट या लोन इनकम में नहीं जाते जो कैश में मिले हों। जी मोहम्मद अली। अच्छा, तो ये है टैक्स लॉस कैन बी यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। बैंकिंग चैनल से गवर्नमेंट को ये फायदा होता है कि कोई बंदा भी किसी को कहे मैंने इसको इतने पैसे दिए हैं, इतना उधार दिया, इतना सब कुछ किया है, तो पता चल जाता है। वरना लोग ऐसे ही पैसे कमाते रहते हैं, एक दूसरे को देते रहते हैं, पता ही नहीं चलता किसने किसको कितने पैसे दिए। अच्छा, एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल इज अज्यूम्ड एज इनकम। आगे लिख लें बेशक, इन द चैप्टर ऑफ अदर सोर्स था, जैसे जैसे अदर सोर्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कैन डिस्करेज यूज ऑफ हार्मफुल गुड्स बाय लेविंग हैवी रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन सर्टेन सेक्टर। जाहिर सी बात है, सिगरेट्स वगैरह और कोई चीजें हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है वो हार्मफुल है उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा देगी, तो फिर लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, टैक्स कैन बी यूज टू डिस्करेज सर्टेन अनडिजायरेबल सेक्टर एक्टिविटीज। सेम हार्मफुल अनडिजायरेबल एक ही बात है। पॉइंट 12, गवर्नमेंट कैन इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट्स। तो अगर हुकूमत ये लोगों को कहे कि आप रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, पाकिस्तान में नई नई चीजें लाओ, तो इसके लिए हुकूमत टैक्स को यूज कर सकती है। कैसे? हुकूमत कहे जी जिस बंदे ने पाकिस्तान में इस साल रिसर्च किया है उसे हम इतना टैक्स डिस्काउंट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो लोग तो खुशी से रिसर्च करेंगे। सो दैट वाज वेरी इजी, पॉइंट नंबर 12। तो ऊपर वाले जो तीन लिखे हुए थे ना भाई, असल में जी जाहिद अभी तो आगे की बातें मैं नहीं कर सकता जो हमने पढ़ा नहीं। तो ऊपर वाले जो तीन लिखे हुए थे वो तो तमहीद बांध रहे थे, एम्फेसिस के लिए थे। असल नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव जब आई कैप टेस्ट करते हैं तो ये 12 लिख के आते हैं। 12 में से जितने भी नंबर का है, 9 नंबर का है 9 लिखें, 10 का है 10 लिखें। अच्छा, अब डिफरेंट टैक्स लॉज हैं और इनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, इनको पढ़ते हैं। डिफरेंट टैक्स लॉज के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। एक्सक्यूज मी सर। सैलरीज पे टैक्स जी, वॉइस नहीं, प्लीज चैट में लिख के भेज दें। सैलरीज पे टैक्स जो है, मैं पॉज ले रहा हूँ आधे मिनट का, आप जल्दी से लिख के भेज दें।
ओके, सैलरीज पे टैक्स इसलिए लगता है ताकि हुकूमत रेवेन्यू इकट्ठा करे। अगर मनी ट्रांसफर हो बैंकिंग चैनल के अलावा तो इसको इनकम समझा जाता है। क्या ये अदर सोर्स के चैप्टर में हमने पढ़ा है? यस सर, जो प्लांट फॉर पाकिस्तान में टैक्स है, अगर ये 183 डेज से कम पाकिस्तान में रहे तो फिर फॉरेन में प्लांट लगाएंगे तब भी। भाई आप वेट कर लें चैप्टर 6 का, चैप्टर 6 में इंशाल्लाह इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और वहाँ कंडीशंस देखेंगे सारी इंशाल्लाह। तो अदर सोर्स के चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि मनी ट्रांसफर हो जाए अगर बैंकिंग चैनल के अलावा तो डेट विल गो इनटू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है कि इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन हो। इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन का फायदा ये होता है कि हुकूमत को पता होता है कि जिसके पास भी पैसे आए हैं उसके पास कितने पैसे हैं, कितना अमीर है, क्या उसका जो है वो स्टेटस है। इससे फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट अक्सर जो है वो लोग पैसे छुपाते हैं, घरों में रखते हैं, तो गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं ले पाती क्योंकि वो उन्होंने चोरी करके पैसे घरों में रख लिए होते हैं। और जो लोग बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजेक्शन करते हैं उनको फिर हुकूमत प्रमोट करती है। मिसाल के तौर पे जैसे आप बैंक के जरिए किसी को गिफ्ट दे दें, लोन दे दें, तो वो उसके अदर सोर्स में नहीं जाता, लेकिन जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने पैसे किसी से अगले से लिए हुए हैं कैश की फॉर्म में, तो ये लोग मारे जाते हैं, उनके वो पैसे इनकम में चले जाते हैं। नेक्स्ट, टैक्स ऑन मूवेबल एसेट पे पैसे। नहीं, घर पे पैसे रखना कोई इलीगल तो नहीं है, लेकिन जो है वो बस ट्रांजेक्शन्स रूट होनी चाहिए बैंक से, फिर बैंक से निकलवा के घर में रख लें, उसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है जैसे एक एक चीज है जुबानी कलामी, मैंने अपने दोस्त को पैसे दे दिए, तो ये इकोनॉमी में डॉक्यूमेंट तो कहीं नहीं हुए, लेकिन अगर मैं अपने दोस्त को चेक से पैसे दूं तो फिर बैंक स्टेटमेंट निकलवा के दोनों की देखा जा सकता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन हो गई, हुकूमत के लेवल पे लोगों को पता चल गया। ओके क्लियर, जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन क्लास पूछा है। नेक्स्ट, टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स ऑफ टैक्स पेयर्स। जो मूवेबल एसेट्स हैं टैक्स पेयर्स के, उन पे टैक्स लगता है। मूवेबल एसेट्स आपने पता पढ़े हैं चैप्टर के अंदर, ज्वेलरी है, पेंटिंग है, ये सारे हैं, इनके ऊपर टैक्स इसलिए लगता है ताकि अमीर लोग ये ज्वेलरी पेंटिंग वगैरह इस तरह की चीजें अफोर्ड करते हैं, तो इन लोगों को बेचें ज्वेलरी पेंटिंग वगैरह बेचें, कोई कॉइन कोई रेयर चीज इन्होंने रखी हो, जैसे इनकम ऑफ कैपिटल गेन के चैप्टर में हमने पढ़ी थी चीजें, गोल्ड वगैरह, आप ज्वेलरी वगैरह बेचें, तो ये बेचना जो है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। तो दैट इज, जी बिजनेस के चैप्टर में मोहम्मद अली ये डिस्कस करेंगे, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो अमीरों से गरीबों के पास पैसे जाते हैं। नेक्स्ट, हायर टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। इसका मकसद क्या होगा, जरा देखिए बगैर बताएं। हायर टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, इसका मकसद क्या होगा, क्यों हुकूमत लग्जरी गुड्स पे महंगा ज्यादा रेट लगाती है? जी बिल्कुल, हुकूमत इसलिए रेट लगाती है ज्यादा ताकि जो है वो इंपोर्ट्स रिड्यूस हों अननेसेसरी गुड्स की, और लोकल इंडस्ट्री पाकिस्तान की इनकरेज हो। नेक्स्ट, अलोइंग रिसर्च एज एन एक्सपेंस। अच्छा, इन इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉर्मली इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रिसर्च खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। इसका फायदा क्या होगा, जरा सोच के बताएं, इसका फायदा क्या होगा? हाँ, अगर आप रिसर्च करें तो रिसर्च करने पे हुकूमत आपको टैक्स भी माफ कर सकती है, ऊपर हमने पढ़ा है, और रिसर्च करने पे हुकूमत आपको रिसर्च खर्चे में भी डालने दे सकती है। जैसे मैंने एक जगह बताया था ना, फाइन को खर्चे में नहीं डाला जा सकता, तो रिसर्च को खर्चे में डाला जा सकता है, कोई मसला नहीं। तो रिसर्च प्रमोट होती है। नेक्स्ट, मेकिंग एक्सपोर्ट्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओ, अगर हुकूमत एक्सपोर्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दे टैक्स से फिर तो मौजा ही मौजा, फिर तो लोग खुशी से एक्सपोर्ट करेंगे चीजें, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो और ज्यादा फ्लरिश होगी। मेकिंग एक्सपोर्ट्स एग्जेम्प्ट, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। टैक्स माफ किया जाता है, टैक्स क्रेडिट क्या होता है, टैक्स का डिस्काउंट दिया जाता है। अगर आप डोनेशन दें अप्रूव्ड इदारों को, सड़क पे चलते हुए किसी बंदे को नहीं, अगर आप डोनेशन दें अप्रूव्ड इदारों को तो इस पे आपको टैक्स माफ किया जाता है। इससे क्या चीज इंकरेज करनी है, इससे मुल्क में कल्चर ऑफ डोनेशंस इंकरेज करना है, कि सिर्फ उन्हीं इदारों को डोनेशन दी जाए जो अप्रूव्ड हैं, बाकियों को ना दी जाएं। बहरहाल ऑब्वियसली डोनेशन कोई हमारे लिए जरूरी तो नहीं कि उन्हीं इदारों को दें, लेकिन हुकूमत कहती है कि मैं आपको टैक्स तभी माफ करूंगी जब आप उन्हीं इदारों को डोनेशन दें जो मैंने अप्रूव किए हैं, मैं अनअप्रूव्ड इदारों को डोनेशन नहीं दी जाएगी। तो बस कल्चर ऑफ डोनेशन इनकरेज करना मकसूद है। नेक्स्ट, टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स पे टैक्स माफ होगा।
इन्वेस्टमेंट्स पे टैक्स माफ होने का मतलब ये है कि टू प्रोमोट इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनीज, अगर लिस्टेड कंपनीज की आप शेयर खरीदें, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करें, तो उस पर टैक्स माफ होगा। अच्छा, ये जो था ना, ये ओल्ड लॉ में था। इस वक्त हमारे लॉ में ऐसी कोई बात नहीं है। ओल्ड लॉ में ये था, टैक्स रेट का मतलब डिस्काउंट होता है, ABXD। ये तो भाई चैप्टर 4 में डिस्कस हुआ था। टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने पे डिस्काउंट हो, तो प्रोमोट इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनीज। इसकी ओल्ड लॉ में मिसाल थी, ओल्ड लॉ में ये था कि अगर आप लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आपको टैक्स माफ होता है। लेकिन इस लॉ में ऐसी बात निकल गई हुई है। नेक्स्ट, तो ये मिसाल अभी अगर आप ना भी देख के आए, ठीक है, इसको हम क्रॉस भी कर सकते हैं। ये मिसाल इस वक्त नए लॉ में रेलिवेंट नहीं आई, कि आपकी बुक में शायद लिखी हुई थी, इस वजह से मैंने भी डिलीट नहीं की, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। टैक्स एग्जेम्पशंस टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, इससे क्या होगा, फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इंकरेज होगी। ये मेमोराइज करना है आपने, ओके। अगले पेज पे हैं। भाई ये जो है ना, एडम स्मिथ की बातें, ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिटेल में आ जानी है, इसलिए यहां इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। टैक्स एज मीन्स फॉर डेवलपमेंट, टैक्स मुल्क की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैसे भाई? टैक्स एज मीन फॉर डेवलपमेंट, एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर टू प्रोमोट एग्रीकल्चर। मुझे बताएं, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, तो आम लगाना, कीनू लगाना, इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, तो इससे क्या होगा? जी जी, इससे वो इंडस्ट्री जो है वो इनकरेज हो जाएगी। ओके, क्लियर। चलें आगे। नंबर 2, चैरिटीज कैन बी इनकरेज बाय प्रोवाइडिंग टैक्स क्रेडिट ऑन देम। ये ना, इसकी मिसाल लिख लें। चैप्टर 6 के अंदर हम सेक्शन 61 पढ़ेंगे। देखें, चैप्टर 6 के अंदर हम सेक्शन 61 पढ़ेंगे। चैरिटीज कैन बी इनकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग टैक्स क्रेडिट्स ऑन देम। चैरिटीज इंकरेज की जा सकती हैं बाय प्रोवाइडिंग टैक्स क्रेडिट ऑन देम। तो सेक्शन 61 में हम पढ़ेंगे, अगर आप पाकिस्तान में चैरिटी देते हैं ना किसी को, तो इस पे हुकूमत खुश होकर आपको कुछ टैक्स माफ कर दिया करेगी, टैक्स डिस्काउंट दे दिया करेगी। नेक्स्ट, इम्पोजिंग हाई ड्यूटीज, हाई कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज ये होती हैं बाहर के मुल्कों से जब आप चीजें मंगवाते हैं। कस्टम अथॉरिटीज भी आपने कई दफा लफ्ज़ सुना होगा। इम्पोजिंग हाई ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी आइटम्स, अगर आप लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करें तो उन पे हाई ड्यूटीज लगती हैं, जिसकी वजह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंकरेज होती है। लग्जरी आइटम्स पर इसलिए हुकूमत लगाती है हाई कस्टम ड्यूटीज, क्योंकि हुकूमत को पता है कि लग्जरी आइटम्स अमीर लोग खरीदते हैं, तो इसलिए हुकूमत उस पर हैवी ड्यूटी भी लगा देती है। इससे होता क्या है कि एक हद तक अमीर लोग तो शायद खरीद सकें, मिडिल क्लास के लिए खरीदना मुश्किल हो जाए। इस वजह से लोकल इंडस्ट्री हमारी इंकरेज होती है, और फिर लोग लोकल चीजें खरीदते हैं, क्योंकि बाहर की चीजें बहुत महंगी पड़ती हैं। ABXD कैश में अगर चैरिटी कर रहे हैं, तो इसका जवाब है सेक्शन 61 में, देखेंगे इंशाल्लाह इसको। टैक्सिंग चैप्टर 6 में इंशाल्लाह देखेंगे। टैक्सिंग रिच एट हायर रेट एंड लो इनकम ग्रुप एट लोअर रेट। टैक्स को ऐसे भी डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है कि अमीरों पे ज्यादा रेट लगा दो, गरीबों पर कम टैक्स रेट लगा दो। ये भी एक तरीका है टैक्स को डेवलपमेंट के तौर पे यूज करने का। जी, ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा। पॉइंट 5, मोहम्मद अली, ये सवाल जो है ना, क्लास के एंड के आपका लॉ के कॉलेज पूछ लीजिएगा, जो इस तरह के सवाल लिखते रहे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कैन मार्क एरियाज एज टैक्स फ्री जोन्स। गवर्नमेंट एरियाज को टैक्स फ्री जोन मार्क कर देती है। अच्छा, कुछ एरिया जो है ना मेरे भाई, देखें, ऐसे हैं कि उनको हुकूमत ने जो है टैक्स फ्री जोन करार दिया हुआ है। टैक्स फ्री जोन पाकिस्तान में, टैक्स फ्री जोन पाकिस्तान में सियालकोट के कुछ इलाकों में है, जहां पे स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है। स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री, और स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में क्या हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, यानी बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान के ग्लव्स जा रहे हैं, फुटबॉल्स जा रहे हैं, और चीजें जा रही हैं। तो हुकूमत ने ये इलाके मार्क कर दिए हुए हैं एज अ टैक्स फ्री जोन। अगर यहां पे आप जाके कारोबार करेंगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कैन मार्क एरियाज एज टैक्स फ्री जोन्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, इकोनॉमिक जोन्स
टू प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव्स टू सच एरियाज। टैक्स इंसेंटिव से मुराद डिस्काउंट्स एटसेट्रा टू सच एरियाज। इट विल इनकरेज बिजनेस कंसर्न्स, ये लोगों को इनकरेज करता है टू एस्टेब्लिश बिजनेस यूनिट्स while and bring employment opportunities, और लोगों के लिए employment की opportunities निकलती हैं। नेक्स्ट, investment in new shares can be encouraged through introducing tax credit। इन्वेस्टमेंट नए शेयर्स में इंकरेज की जाती है थ्रू इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट्स इंट्रोड्यूस करके। लेकिन नए शेयर्स में मैंने आपको बताया था वो शेयर्स खरीदना इस वक्त वो खत्म हुआ है, ये बेनिफिट उसको आप इग्नोर कर दें। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट कैन बी इंकरेज थ्रू इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट, ये हम इंशाल्लाह चैप्टर 6 के अंदर पढ़ेंगे। जिया खान प्लीज ये क्लास के बाद आ जाइएगा। ये कौन कौन से टैक्स फ्री जोन्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सीए फाइनल में है ये चीजें। तो दिल तो बहुत चाहता है कि सब कुछ डिस्कस हो जाए, लेकिन एक दफा हमारा सिलेबस खत्म हो जाए जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, फिर इन चीजों पे बात हो सकती है। काश कि हमारा सिलेबस इन चीजों की इजाजत देता, इस सिलेबस से हट के बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि आप तो बड़ी वेल विश अच्छी उसमें सवाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले को पता होता है कि जो आपको पहले पेपर के अंदर आना है पहले वो तो कवर कर लें, फिर पेपर के बाद की चीजें भी देखेंगे। पॉइंट 7 हमें इनकम कैपिटल गेन में भी पढ़ा है। पॉइंट 7, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट कैन बी इनकरेज थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। चलिए इसको चैप्टर 6 में बहरहाल देखेंगे। नेक्स्ट, 2.2, तो बात तो समझ आ गई है ना, याद तो हो जाएगी। नए प्लांट खरीदने पे हुकूमत आपको टैक्स माफ कर देगी। अच्छा जी, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। भाई प्रोपोर्शनल टैक्स ये होता है जो हमारा टेबल 102 है, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। पहले मैं प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करता हूं। व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्स ये होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता रहेगा। जैसे आपको पता होगा 0 से 6 लाख वालों के लिए हमने टैक्स रेट और रखा हुआ है, और इसी तरह 6 लाख से ज्यादा वालों के लिए हमने टैक्स रेट और रखा हुआ है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए वैसे वैसे टैक्स रेट जो है वो बढ़ते जाएं। तो दैट इज कॉल्ड, भाई ना करो, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव टैक्स। इट इज अ टैक्स इन विच टैक्स रेट इंक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेस। A progressive tax takes larger amount of tax from high income group। ये अमीरों से ज्यादा टैक्स लेते हैं एज कंपेयर टू लो इनकम ग्रुप, गरीबों की बनिस्बत। दिस टैक्स प्रोपोर्शनेटली इक्वल टू पर्सन स्टेटस इन सोसाइटी। अगर आप अमीर होते हैं तो आपका स्टेटस ज्यादा होता है तो आपके लिए टैक्स रेट ज्यादा होता है, गरीब होते हैं तो स्टेटस कम होता है तो टैक्स रेट कम होता है। प्रोपोर्शनल टैक्स, इसको हम फ्लैट टैक्स भी कहते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स को फ्लैट टैक्स भी कहते हैं। अब फ्लैट टैक्स क्या है? आपका डिविडेंड है ना, डिविडेंड, डिविडेंड के ऊपर आमतौर पर रेट है 15%। अगर आप लाख रुपया डिविडेंड कमाएं तो भी 15%, करोड़ रुपया डिविडेंड कमाएं तो भी 15%, 10 करोड़ डिविडेंड कमाएं तो भी 15%, और 10 अरब डिविडेंड कमाएं तो भी 15%। इसमें यह नहीं है कि कम इनकम वाले पे कम टैक्स देना है और ज्यादा इनकम वाले ने ज्यादा टैक्स, ज्यादा रेट पे टैक्स देना है। ऐसी बात नहीं है कि कम इनकम वाले के लिए कम रेट, ज्यादा इनकम वाले के लिए ज्यादा रेट, ऐसा नहीं है। फ्लैट टैक्स में, फ्लैट टैक्स को प्रोपोर्शनल टैक्स भी कहते हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव टैक्स में ऐसा है। प्रोग्रेसिव टैक्स की मिसाल है टेबल 1 और 2 जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा। तो इट इज अ टैक्स, ये वाला मैं पढ़ा हूं, इट इज अ टैक्स विद द रेट ऑफ टैक्स इज फिक्स्ड। A fixed rate is applied on income, whether the income is high or low. Under this system, people who earn more are not charged at high percentage as compared to progressive। प्रोग्रेसिव वाले जो हैं उनके ऊपर ऑब्वियसली ज्यादा रेट लगता है अगर वो ज्यादा कमाएं। फ्लैट टैक्स, एफटीआर, एक डिविडेंड है फ्लैट टैक्स, और भी टैक्सेस हैं, बस फ्लैट का मतलब कोई एफटीआर नहीं है, और फ्लैट का मतलब है कि रेट फिक्स है। रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स बड़ा अजीब सा होता है। रिग्रेसिव टैक्स ये है कि अगर आप 60 लाख से ज्यादा कमाएंगे, अगर आप 60 लाख से ज्यादा कमाएंगे
तो आपके लिए रेट होगा मिसाल के तौर पर 5%। अगर आप 30 से 60 लाख तक कमाएंगे तो आपके लिए रेट होगा 10%। और अगर आप 0 से 30 लाख तक कमाएंगे तो आपके लिए रेट होगा मिसाल के तौर पे 20%। कम कमाने वालों से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है और ज्यादा कमाने वालों से प्रोपोर्शनल टैक्स रेट क्या होता है सिकंदर? प्लीज ऐसा ना करो सिकंदर, इतनी डिटेल में भी बताया प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है। प्रोपोर्शनल टैक्स फ्लैट टैक्स को ही कहते हैं ना, फ्लैट टैक्स का एक नाम है, बस जहां रेट फिक्स होता है। अच्छा, अब होगा क्या? कम कमाने वालों से ज्यादा रेट पे टैक्स लिया जा रहा है। नहीं, रेट की वैल्यू तो मैंने बता दी है, डिविडेंड के ऊपर रेट 15% है, वो मिसाल दे दी है मैंने आपको, इसकी मिसाल है। डिविडेंड के ऊपर जो 15% रेट लग रहा है वो इसकी मिसाल है। अच्छा, कम कमाने वालों से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है और ज्यादा कमाने वालों से कम टैक्स लिया जा रहा है। तो इसकी रीजन इज ये कि जो लोग कम कमाते हैं वो प्रोबेबली लॉ मेकर कहते हैं कम मेहनती होते हैं। तो मेहनती लोगों को कहा जाता है कि अगर तुम दिन रात एक करके 30 लाख से ज्यादा कमाते हो, 30 से 60 के दरमियान, फिर हम तुम्हारा टैक्स रेट 10% कर देंगे। और तुम 60 लाख से भी ज्यादा कमाने लग जाओ मेहनत करके, फिर हम तुम्हारा टैक्स रेट सिर्फ 5% कर देंगे। तो ये एक अजीब सा टैक्स है, रिग्रेसिव। कौन अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? काश ये हमारे इजाजत होती, सिलेबस हमारी इजाजत देता। हमारे सिलेबस में कोई रिग्रेसिव टैक्स की एग्जांपल नहीं है। ये टेबल नोट करना है तो कर लें, ये टेबल नोट करना है तो कर लें। रिग्रेसिव टैक्स रियल लाइफ में अप्लाई, गूगल पे जाके देख लें अगर किसी मुल्क में है, हो सकते हो। जी, जल्दी नोट करें। ओके, नोट कर लिया तो एन लिखते हैं। ओके, चलें जी आगे। नेक्स्ट इज जी, अच्छा रिग्रेसिव टैक्स को पढ़ लेंगे देखो। इट इज अ टैक्स where the tax rate decreases as the amount of income increases. Where tax rate decreases as the amount of income increases. इनकम टैक्स किस कैटेगरी में आएगा, प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव? प्लीज हमारे टेबल जो है वो किस कैटेगरी में है? ये तो मैंने अभी बड़ी डिटेल से बात की है, अभी लिखवाया भी है मैंने आपको कि टेबल 1 और 2 मेरे ख्याल से जाके देख लेना चाहिए, कंफ्यूजन आ रही है बच्चों को। ये जाके जी, इनकम टैक्स तो ये है, ये हमारे इनकम टैक्स एक ये वाला है हमारे सिलेबस में। तो इसमें देख लें, ये तो मुझे प्रोग्रेसिव टैक्स लग रहा है, रिग्रेसिव तो नहीं लग रहा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रेट बढ़ता जा रहा है, तो डेट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। और रिग्रेसिव टैक्स का टेबल मैंने आपको जो है वो बना के दिया है, जो राइट साइड पे आपको भी मैंने बना के दिया था। तो रिग्रेसिव टैक्स, ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले टेबल दिखाया है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स की मिसाल थी। So regressive tax, it is a tax where the tax rate decreases as the amount of income increases. The higher income group pays less in taxes than lower income group. The higher income group pays less in taxes than lower income group. Higher income group pays less in taxes than lower income group. Regressive tax imposes greater burden on poor. पुअर या फिर जो काम करने में सुस्ती करते हैं, असल में उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स, टैक्स लगाने के बुनियादी असूल। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। द बेनिफिट प्रिंसिपल। अच्छा जी, बेनिफिट प्रिंसिपल क्या कहता है? बेनिफिट प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि जो बंदा ज्यादा बेनिफिट ले रहा हो उससे ज्यादा टैक्स लें, जो बंदा कम बेनिफिट ले रहा हो उससे कम टैक्स लें।
क्या मतलब? हाईवेज पे, मोटरवेज पे, अगर आप लाहौर से पिंडी जाएं तो आपसे मोटरवे वाले कम टैक्स लेंगे, अगर आप लाहौर से पेशावर जाएं तो ज्यादा लेंगे, अगर आप उससे भी आगे जाएं तो उससे ज्यादा टैक्स लेंगे। तो दैट इज बेनिफिट प्रिंसिपल। जो बंदा, द प्रिंसिपल सेज दैट टैक्सेस शुड बी बेस्ड ऑन बेनिफिट्स रिसीव्ड। टैक्सेस जो हैं वो बेनिफिट्स रिसीव्ड के ऊपर होने चाहिए। It means that those who receives the greatest benefit from government projects should pay the most taxes. And the benefit principle is commonly used for highways. Libraries में तो इतना कोई खास है नहीं इधर पाकिस्तान में, शायद कहीं होता होगा लाइब्रेरीज। आमतौर पे तो लाइब्रेरीज में बैठना इनकरेज ही किया जाता है इंस्टेड ऑफ पे टैक्स दिया जाए। नेक्स्ट, लाइब्रेरी में ज्यादा बैठो ज्यादा टैक्स दो, ये को होगा किसी जगह, पता नहीं। आई कैप ने लिखा हुआ है अपनी बुक में, द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ये है जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। ये टेबल रिग्रेसिव टैक्स में जो ज्यादा बेनिफिट लेता है उस पर टैक्स रेट कम चार्ज होता है, या लॉ ऑफ बेनिफिट की। भाई ये तो सारे बेनिफिट तो चीजों से लिया जाता है ना, इनकम की तो बात नहीं हो रही। बेनिफिट जो चीजें हम इस्तेमाल करें इधर उनकी बात हो रही है। अच्छा, लेवी का मीनिंग क्या है? लेवी का मीनिंग टैक्स ही होता है। अच्छा, अब मोहतरम, हम ये बात कर रहे थे कि एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल क्या है। ये टेबल आपके सामने एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है। ये बेचारा कमाई कम रहा है, इसमें एबिलिटी नहीं देने की, तो इससे कम रेट के ऊपर टैक्स ले रहे हैं, बल्कि ले ही नहीं रहे। जिस किसी का सवाल इग्नोर हो जाए एंड पे पूछ लीजिएगा। ये अगर 6 से 12 लाख कमा रहा है तो इस पे 15% रेट है, इसकी एबिलिटी टू पे है तो इससे थोड़ा ले रहे हैं। और ये जो 5.6 मिलियन कमा रहा है, इसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा है तो इससे बहुत ज्यादा रेट पे टैक्स ले रहे हैं। तो डेट इज एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल की वही मिसाल है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। वैसे तो उसने लिखा हुआ है नीचे, the tax should be based on ability to pay. It means that a person who is earning more should pay more. Progressive tax rates are an example of it. Next, equal distribution principle. Equal distribution principle ये कहता है कि भाई अमीर बंदा है, अब ये तो नहीं कि आप उसकी जान ही ले लो। आप क्या करो, अमीर अगर कोई बंदा है तो आप ऐसा करो, आप जो है वो उस अमीर बंदे के लिए क्या करो, आप उस अमीर बंदे के लिए डिविडेंड का रेट 15 ही रख दो। हाँ, टैक्स तो आपके पास ज्यादा आ जाएगा ना। 10 लाख वाले से 15% लिया, 10 लाख डिविडेंड कमाया 15% लिया, 1 करोड़ डिविडेंड कमाया 15% लिया, उसके अमीर होने की वजह से जान तो ना लो ना। रेट वही रख दो बस। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये नहीं कि जो ज्यादा कमा रहा है उस पर रेट ही ज्यादा लगा दो। It says that incomes and transactions should be taxed at fixed rate। जैसे डिविडेंड के लिए रेट है 15%, जितना मर्जी कमा ले। जी, फ्लैट रेट इसकी मिसाल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फ्लैट रेट इसकी मिसाल है। सर, इंटरनेट डिस्कनेक्टेड, क्विक रिवीजन ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स इफ पॉसिबल। नहीं, ये चले मैं देखता हूँ 1-2 सेकंड में अगर हो गया, वरना फिर यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा। तो इट सेज दैट इनकम्स एंड ट्रांजैक्शन शुड बी टैक्स्ड एट फिक्स रेट्स। देयरफॉर जी, सेल्स टैक्स तो अभी आप मिसालें वो ना देना जो हमने पढ़ी नहीं है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देयरफॉर पीपल हु आर अर्निंग मोर इनकम शेल पे मोर टैक्स। 10 लाख कमाने वाला 15% देगा तो वो कम अमाउंट होगी, करोड़ कमाने वाला 15% देगा वो अमाउंट ज्यादा होगी। दो आर अर्निंग मोर शेल पे मोर, ये पे तो ज्यादा करेंगे बट नॉट एट हायर रेट, लेकिन रेट इनके लिए ज्यादा नहीं होगा। इट सेज दैट इनकम्स एंड ट्रांजैक्शंस शुड बी टैक्स्ड एट अ फिक्स रेट। असल में इनकम तो ट्रांजैक्शन से ही जनरेट होती है ना। आप ट्रांजैक्शन करते हैं शेयर खरीदने की, जिसकी वजह से डिविडेंड इनकम जनरेट होती है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। अच्छा, क्विक रिवीजन इसकी थी, क्या थी कि जो लोग ज्यादा फायदा कमा रहे हैं हुकूमत की चीजों से वो ज्यादा टैक्स लें, और जो ज्यादा अमीर हैं वो ज्यादा रेट पे टैक्स दें। इधर है अमीर है गरीब है कोई मसला नहीं, आप इससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें। नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज।
यानी कि जो अच्छा टैक्स लॉ समझ लें है पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में होना चाहिए, तो उसमें ये खूबियां होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लाइंस कॉस्ट शुड बी लो। एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? एफबीआर के हाथ में। तो इसका बात का मतलब ये है कि यहां लिखें एफबीआर के दफ्तर के खर्चे मुनासिब होने चाहिए। ये ना हो कि एफबीआर ने कोई इंपोर्टेड किस्म की कुर्सियां रखी हों, जबरदस्त किस्म के पेंट करा रहे हो अपने दफ्तर में और करोड़ों रुपया दफ्तर के ऊपर ही लगा दें, तो हमसे जो टैक्स लिया जाएगा वो बेचारा सारा एफबीआर के खर्चों में निकल जाना है। तो जल्दी से लिखें, एफबीआर के दफ्तर के खर्चे कम हों। जैसे घरों में खर्चे मैनेज करके चलते हैं, एफबीआर में भी खर्चे, एडमिन एंड कंप्लाइंस कॉस्ट शुड बी लो। असल में एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लाइंस सारी एफबीआर के हाथ में है ना, तो इसको चाहिए कि अपने खर्चों को कंट्रोल करे, तो फिर सिस्टम अच्छा चलेगा। बस एफबीआर के पास पैसे ना आ रहे हो तो फिर टैक्स रेट बढ़ा देता है। आगे चलें, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू टैक्स पेयर। हमारा लॉ अंडरस्टैंडेबल है तो यू लिख दें। हमारा लॉ अंडरस्टैंडेबल है तो यू लिख दें। अच्छा, यू लिख दिया सबने? चलें ठीक है भाई, आपकी बात अंडरस्टैंडेबल तो है, लेकिन फिर भी समझाना तो पड़ता ही है ना। अभी सैलरी बिजनेस आपको सब, वो सॉरी कैपिटल गेन समझाया, प्रॉपर्टी समझाया, शायद आम बंदे को तो समझना है, लेकिन जो थोड़ा समझाने वाला हो तो फिर तो आगे समझा जाना चाहिए। तो इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू टैक्स पेयर। द बर्डन ऑफ टैक्सेस should be distributed in proportion to the ability of taxpayer। नहीं, एफबीआर कमिश्नर के पैसे एक्सपेंसेस अलग नहीं होते, एफबीआर में ही कमिश्नर काम करता है। अच्छा, द बर्डन ऑफ टैक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर। बर्डन जो है वो होना चाहिए इन एबिलिटी ऑफ, बर्डन ऑफ टैक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर। दैट इज, इट शुड बी प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये तो अभी हमने पढ़ा है कि अगले बंदे पर इतना बर्डन डालो जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। तो इसकी मिसाल मेरे भाई वही हो गई टेबल 1 और 2, जिसको अभी हमने प्रोग्रेसिव रेट्स कहा है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाए। नेक्स्ट, द टैक्स शुड बी पेएबल इन कैश। हाँ, ये तो सारे मुल्कों में इंकरेज किया जाता है कि टैक्स लोग आके कैश में पे करें, फिर चेक के क्लियर होने में टाइम लगता है, फिर चेक कई दफा डिसऑनर भी हो जाता है, 2 नंबर होता है, अगले बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं होते। Tax should be payable in cash. It means that payment through check should not be accepted. गवर्नमेंट को चाहिए वॉल्यूम, वॉइस, अच्छा वॉइस खत्म हो गई है, ये क्यों हुआ है भाई? वॉइस खत्म हो गई है भाई, अब आ रही है? देखो मेरे मेरे एंड से तो कोई चेंज नहीं आई। अब जरा आप, अब जरा आप बता दें, वॉइस आ रही है? अभी भी स्लो आ रही है? अब सही आ रही है? अभी भी स्लो आ रही है, स्लो आ रही हैं? वॉइस क्यों स्लो आ रही है? ठीक हो गई है, ठीक हो गई है, अच्छा लिखने लग गए हैं बच्चे, ठीक हो गई है। चले मैं दोबारा फिर इस बात को बता बता देता हूँ। पॉइंट 3 कहता है जी, बर्डन ऑफ टैक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द, ठीक है सही हो गई है, मेजोरिटी लोगों ने कह दिया सही हो गई है। द बर्डन ऑफ टैक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द एबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स बर्डन डालना चाहिए टैक्स पेयर की एबिलिटी के मुताबिक। तो जो ज्यादा अफोर्ड कर सकता है उस पर ज्यादा रेट लगा दें, जो कम अफोर्ड कर सकता है उस पर कम रेट लगा दें। ये पॉइंट 3 पढ़ा था हमने। पॉइंट 4, द टैक्स शुड बी पेबल इन कैश। कैश में टैक्स पे होना चाहिए क्योंकि चेक्स डिसऑनर या वो होने का खतरा होता है। पॉइंट 5, टैक्स शुड बी मैंडेटरी इन नेचर। ये मैंडेटरी होना चाहिए या ऑप्शनल होना चाहिए? हाँ, मैंडेटरी होना चाहिए, बाइंडिंग होना चाहिए सबके लिए देना। एंड पेमेंट शुड नॉट बी वॉलंटरी। वॉलंटरी मींस किसी की मर्जी है टैक्स दे दे, नहीं मर्जी ना टैक्स दे, ये तो नहीं होता कानून के अंदर। तो शुड बी मैंडेटरी इन नेचर। टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड एट अ कन्वीनियंट टाइम फॉर टैक्स पेयर। ये जरा लिख लें, पाकिस्तान में 30 जून जब साल खत्म हो जाता है तो उसका टैक्स 30 सितंबर को लिया जाता है। पहले जरा देख लें इधर, ये 30 जून 25 है, तो इसका टैक्स आपने पे करना है 30 सितंबर 25 तक, यानी 3 महीने के अंदर अंदर। ये देखें, 3 महीने के अंदर अंदर यहां तक आपने टैक्स पे करना है। तो लिखें, जून तक जो कमाया है उसका टैक्स पाकिस्तान में सितंबर तक जमा कराना होता है। तो टाइम तो कन्वीनियंट हो गया, 3 महीने मिल गए लोगों को। जून तक जो कमाया जाता है उसका टैक्स पाकिस्तान में सितंबर तक देना होता है। नेक्स्ट, टैक्स शुड बी इम्पोज बाय स्टेट। टैक्स स्टेट को लगाना चाहिए।
टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को लगाना चाहिए या क्रिकेट बोर्ड को लगाना चाहिए, या टैक्स जो है वो आईकैप को लगाना चाहिए? ऑब्वियसली टैक्स शुड बी इम्पोज बाय स्टेट विच हैज द जुरिस्डिक्शन, जिसकी जिसकी पावर है उसके ऊपर ओवर द पर्सन। जुरिस्डिक्शंस मींस इलाकाई पावर, उस इलाके में जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाएगी। कई सूबे की गवर्नमेंट वाले टैक्स लेते हैं और कई फेडरल गवर्नमेंट वाले टैक्सेस लेते हैं। So taxes should be imposed by state which has the power over the person to recover. It should be imposed by parliament in Pakistan. Next, it is levied for public purpose. टैक्स इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि सियासतदानों को फायदा हो, या टैक्स इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि एमएनएस एमपीएस को फायदा हो। टैक्स इसलिए लगाना चाहिए कि अवामुन नास को फायदा हो। That is, taxes are imposed to support government to implement projects. टैक्सेस शुड बी चार्ज ऑन इनकम्स, इनकम्स पे टैक्स लगाएं, ट्रांजैक्शंस पे टैक्स लगाएं, प्रॉपर्टीज पे टैक्स लगाएं। तो ये डिफरेंट मिसालें दे दी हैं कि इनकम्स पे लोग टैक्स लगाते हैं। कई दफा ट्रांजैक्शन होती है जैसे शेयर बेचना, उस पर टैक्स लगता है। कई दफा प्रॉपर्टीज पे टैक्स लगता है, जैसे हमने पढ़ा है कि अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पे दे दें या बेच दें उस पर टैक्स है। तो डिफरेंट मिसालें हैं जब जब टैक्स लगता है। ओके, द प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। मुल्क के अंदर जो साउंड टैक्स सिस्टम होगा उसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज फिस्कल एडिक्वेसी। फिस्कल एडिक्वेसी का मतलब यह है कि आप अपने पांव पर खड़े हों। हुकूमत को इतना टैक्स लगाना चाहिए कि हुकूमत को इतना टैक्स लगाना चाहिए कि ये अपने पांव पर खड़ी हो जाए। दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल एडिक्वेसी। द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कमाने की सोर्सेस शुड बी सफिशिएंट। गवर्नमेंट को कहां कहां से रेवेन्यू आ रहा है? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू तो गवर्नमेंट की बहुत हैं। इनकम टैक्स अलग कानून है, सेल्स टैक्स अलग कानून है। तो ये लिख लें सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू कमाने की सोर्सेज। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी सफिशिएंट टू मीट एक्सपेंसेस। इतनी गवर्नमेंट के पास सोर्सेज होनी चाहिए रेवेन्यू के, गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे कर सके। रेवेन्यूज ऑफ गवर्नमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ एक्सपैंडिंग। गवर्नमेंट का रेवेन्यू इस काबिल होना चाहिए कि एक्सपैंड हो सके। एक्सपैंड कैसे हो सकता है? एक्सपैंड ऐसे हो सकता है कि डिविडेंड का रेट आप 15% से 20% पे ले जाएं, लिख लें। तो इस तरह रेवेन्यू जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। इससे इससे रेवेन्यू जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। शुड बी कैपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, या कॉन्ट्रैक्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब यह है कि आप एक्सपैंड करने की ये मिसाल है, और कॉन्ट्रैक्ट करने की ये मिसाल है कि डिविडेंड का रेट आप 15% से 12% पे कर दें इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब है लोगों के ऊपर जो हमने पैसा खर्च करना है उसके मुताबिक रेवेन्यू बढ़ाया भी जा सके। और अगर लोग ही बहुत अमीर कबीर हो गए हैं और कोई मसला ही नहीं, तो हुकूमत को फिर क्या, हुकूमत ने रेवेन्यू लेके किस पे खर्च करना है? तो फिर हुकूमत रेवेन्यू लेके खर्च करने के चक्करों में ना पड़े। तो दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल एडिक्वेसी। हुकूमत को कम से कम इतना पैसा तो ले लेना चाहिए कि हुकूमत अपने पांव पे खड़ी हो सके। नेक्स्ट, इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस। taxes charge must be based upon ability of citizen to pay। ये तो यार वही हो गया ना, टेबल 1 और 2। टेबल 1 और 2 जिसको हमने थोड़ी देर पहले प्रोग्रेसिव टैक्स कहा है, लिख लें। प्रोग्रेसिव टैक्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए वैसे वैसे रेट बढ़ाते रहें। टैक्सेस चार्ज मस्ट बी बेस्ड अपॉन एबिलिटी ऑफ सिटीजन टू पे। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी तो आसान सी बात है। टैक्स लॉज शुड बी क्लियर एंड प्लेन टू टैक्स पेयर। टैक्स लॉज बड़े क्लियर होने चाहिए, आसान होने चाहिए, सादा होने चाहिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो ना। अगर बातों को इतना कॉम्प्लिकेटेड, प्रोसीजर्स को कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे तो फिर मसला होगा। कैपेबल एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिसर्स शुड इन्फोर्स इट। कैपेबल लोगों को इसे इन्फोर्स करना चाहिए, अक्लमंद लोगों को।
टाइम ऑफ पेमेंट शुड बी कन्वीनियंट। टाइम ऑफ पेमेंट के आगे तो लिख लें कि 30 जून वाला टैक्स पाकिस्तान में 30 सितंबर को जमा कराया जाता है। 30 जून वाला टैक्स पाकिस्तान में 30 सितंबर को जमा करवाया जाता है। ओके, नेक्स्ट। कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स। इकोनॉमिक गोल को पहले सामने रखना चाहिए। जारी बात है, फुटबॉल के मैदान में गोल को सामने रख के फिर बॉल को लेके जाना शुरू करते हैं ना, अन्य बात नहीं, बॉल को लेके जा रहे होते। तो इकोनॉमिक गोल पहले सामने होना चाहिए, उससे कंसिस्टेंट रख के टैक्स रिकवर करना चाहिए। तो इकोनॉमिक गोल जो हो, मिसाल के तौर पे कोई एक सूबा है जहां पे लोगों को जो है वो सड़कें की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो पहले ये गोल सेट करें कि यहाँ जरूरत क्या है। फिर उस जरूरत के मुताबिक, कोई जरूरी नहीं कि इनकम टैक्स है, और बड़े टैक्सेस हैं पाकिस्तान में, वो लगा के उस सूबे के अमीर लोगों से कुछ टैक्स रिकवर किया जाए, ताकि वो गोल को सामने रख के टैक्स रिकवर हो। कोई पूछे अमीर बंदा कि इतना टैक्स क्यों रिकवर करे, तो उसे बताओ तुम्हारे इलाके के अंदर सड़कें बनेंगी। तो गोल को सामने रख के, कंसिस्टेंसी रख के जो है वो आपने रिकवर करना है। टैक्स, ये भाई आप सवाल चैप्टर 15 में पूछना, जब 30 सितंबर, वहां हम एक्सटेंशन की बातें करेंगे। टैक्स लॉज शुड बी कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक गोल्स ऑफ गवर्नमेंट। टैक्स लॉज इकोनॉमिक गोल्स ऑफ गवर्नमेंट से कंसिस्टेंट होने चाहिए। टैक्स लॉज शुड बी कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक गोल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो वो मैंने आपको बता दिया, अगर गोल गवर्नमेंट का सड़कें बनाना है तो उसको सामने रख के फिर टैक्स रिकवर करें, ताकि देने वाले भी तैयार हों। द गोल ऑफ गवर्नमेंट इज आमतौर पे टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज फॉर जनरल पब्लिक। आगे चलें। चेक से इसलिए पेमेंट नहीं ली जाती क्योंकि फिर जो है वो चेक, अगर आप गवर्नमेंट पे जाके जमा कराएं तो क्लियर होने में भी कुछ दिन लग जाते हैं। और वो ऊपर लिखा हुआ था ना कि चेक से कैश पे ना, वो चेक से टैक्स पे ना करें, तो ये सवाल है आपका शायद। तो यही वजह, समझ आ गया आपको? चलें ठीक है, आगे आ जाएं फिर। बस करते हैं, पास पेपर देख लें। अच्छा, ये हेडिंग्स, नहीं बस खत्म हो गया, काफी है। अच्छा, ये हेडिंग्स देख लें जरा क्या थी। हेडिंग्स थी, पहला तो था डेफिनेशन ऑफ टैक्स। अगली हेडिंग थी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स। उसके बाद कुछ टैक्स लॉज थे और उनके ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए थे। जी ये मैंने डिसाइड करना है, इवोटेक और माइटी आप आपस में डिस्कशन ना करें। इवोटेक के जवाब में माइटी जवाब दे रहे हैं, छोड़े ना भी। टैक्स एज मीन्स फॉर डेवलपमेंट। अगली हेडिंग है, नहीं कोई मसला नहीं माइटी, काइंड्स ऑफ टैक्सेस या स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस। अगली हेडिंग है प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। अगली हेडिंग है करेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स लॉज। अगली हेडिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम। तो अब जरा आके देखें पास पेपर के सवाल। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स सिस्टम इज टू कलेक्ट रेवेन्यू। यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट डाउन द नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। आपने कौन से बताने हैं जी? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। तो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स मेरे भाई ये देखें, इस पेज के ऊपर बताए हुए हैं जो 12 हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल। विद दिस पेन, स्टेट एनी 5 ways through which taxes can be used for development of country। जी रिजवान, आप ग्रुप में अगर एडिट हैं तो ग्रुप में शेयर हो गया है। अच्छा, स्टेट एनी 5 ways through which tax can be used as development of country। तो टैक्सेस कैसे डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए यूज होते हैं, तो ये पेज नंबर 2 है मेरे ख्याल से बुक का, टैक्सेस एज मीन्स फॉर डेवलपमेंट। क्वेश्चन 3 अभी हम नहीं कर सकते। 10 मार्क्स एंड 12 पॉइंट्स है, तो कोई नहीं, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा लिखाएं, ताकि कोई पॉइंट तो गलत हो तो उम्मीद है कि अगले पॉइंट को चेक करके उसमें मार्क्स दे दे। नहीं, वाइट डेबल अगर कोई चीज कैपिटल कहेंगे चैप्टर में पढ़ाई नहीं तो वो फिर कैसे टेस्ट होगी। क्वेश्चन 4,
बिसाइड फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट अपने डेली के खर्चे पूरे करने की बजाय टैक्स को इस्तेमाल करती है एक आले के तौर पे ताकि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स बताएं टैक्स के। 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स। तो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स तो ये है मेरे भाई, ये 12। Taxes are primary revenue yielding tools of government of modern ages. You are required to state any three non-revenue objectives which government achieve. भाई वर्ड टू वर्ड याद करना है, बस याद करना है। इसमें ऐसा चाहिए वो लॉ की लैंग्वेज तो नहीं है कि इनकम टैक्स चल रहा हो, लेकिन कोशिश करें जिस हद तक हो सके। ये चीजें मेरे ख्याल से तो आपने पढ़ी हुई है पहले, काफी सारी पढ़ी हुई पिछली स्टडीज में। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स वही 12 हैं, उनमें से दो तीन लिख के आने हैं। ये जो ऊपर 12 दिए हैं, ये तीन तो ऊपर तमहीद मानने के लिए बातें हैं, ये 12 में से दो तीन लिख के आने हैं। भाई मैं सारी बातों के अब जवाब दे देता हूँ, अभी मुझे पास पेपर डिस्कस करने दें। अच्छा, ब्रीफली डिस्कस थ्री ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। तीन मोटे मोटे प्रिंसिपल्स कौन से हैं टैक्स लगाने के? प्रिंसिपल्स ढूंढ लेते हैं, या वाइस प्रिंसिपल्स जो भी पूछे हुए हैं इससे। ये हैं प्रिंसिपल्स। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी थ्री इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये नहीं भी हम कर सकते। स्टेट एनी 5 ways by which tax can be used for development of country। 5 ways in tax can be used as development of country, ये 2.1 जो है। State any four non-revenue objectives which government achieve by imposing taxes। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं जो गवर्नमेंट अचीव कर सकती है बाय इम्पोजिंग टैक्सेस? वही जो 12 हैं उनमें से तीन चार लिख के आने हैं, चार। स्टेटिंग थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। अच्छा ये सवाल पहली दफा है, प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। ये जो एंड पे हमने पढ़ा है 2.5, प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, वही जो भी दिखाया आप। ठीक है जी, क्लोज करते हैं।